नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, CAPCWM। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे NPS के बारे में। NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में नेशनल पेंशन स्कीम भी कहते हैं और बहुत से लोग इसे न्यू पेंशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, इसको सबसे पहले 1 जनवरी 2004 से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए लागू किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय जो 1 जनवरी 2004 के बाद रिक्रूट हुए थे, उनको ओल्ड पेंशन सिस्टम की जगह इस नेशनल पेंशन सिस्टम में रखा गया। जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है उसमें एक डिफाइंड पेंशन मिलती है, वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, यानी कि एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के वक्त जो सैलरी होती है और जितने साल की एम्प्लॉय ने सर्विस की होती है उसके आधार पर एक फिक्स पेंशन तय होती है। लेकिन इस एनपीएस में कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है, यानी कि 10% ऑफ द सैलरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, यानी सैलरी में से 10% अमाउंट डिडक्ट होकर एनपीएस में कंट्रीब्यूट होगा। और अब 1 अप्रैल 2019 से 14% और उससे पहले 10% सैलरी का एनपीएस में कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट करती है। 1 मई 2009 से ये स्कीम बाकी सभी के लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए तो पहले से स्कीम अवेलेबल थी, लेकिन 1 मई 2009 से इस स्कीम को दूसरे सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल करा दिया गया। अब इस स्कीम में इंडिया का कोई भी सिटीजन, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, 18 इयर्स की एज से लेकर 65 इयर्स तक का कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। इस स्कीम में बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडल, स्टेट गवर्नमेंट मॉडल, कॉर्पोरेट मॉडल, अटल पेंशन योजना, और इसी तरह से एक मॉडल इसमें है ऑल सिटीजन मॉडल। इस ऑल सिटीजन मॉडल में इंडिया का कोई भी सिटीजन वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपना अकाउंट खोल सकता है और उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी एनपीएस का वॉलंटरी अकाउंट ऑल सिटीजन मॉडल में खोल सकते हैं। एनपीएस पेंशन के लिए एक अच्छी स्कीम है। अच्छी इसके लिए है क्योंकि यहां पर जब इन्वेस्ट करते हैं तो जो पैसा है वो डिफरेंट तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्ट होता है और इस पर मार्केट लिंक रिटर्न मिलते हैं। तो जितने लंबे समय तक कंट्रीब्यूट करते रहेंगे उसी हिसाब से उस पर रिटर्न मिलेंगे, और कहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया है, उस एसेट क्लास पर किस तरह का रिटर्न मिल रहा है, उस हिसाब से एक अच्छी खासी पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। और जो पूंजी इकट्ठी होगी, चाहे आप रिटायरमेंट की बात करें, यदि आप सैलरीड एम्प्लॉयज हैं तो फिर रिटायरमेंट के बाद, या फिर अगर खुद का व्यवसाय भी कर रहे हैं तो एक वक्त के बाद ऐसा तो होता है कि काम से रिटायरमेंट लेना होता है, तो उस वक्त जो पूंजी इकट्ठा होगी उसके ऊपर एक एन्युइटी यानी कि पेंशन ली जा सकती है। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ऑल सिटीजन मॉडल की, इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टियर 1 अकाउंट और टियर 2 अकाउंट। टियर 1 अकाउंट जो है ये पेंशन अकाउंट है, यानी कि यहां पर एक बार आपने अकाउंट खोला तो बीच में विड्रॉल बहुत लिमिटेड है। और दूसरा जो टियर 2 अकाउंट है वो एक तरह से आपका ये कह लीजिए कि जैसे कोई ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम होती है कि कभी भी इन्वेस्ट करो, कभी भी वहां से विड्रॉ कर लो, उसी तरह से टियर 2 अकाउंट होता है। लेकिन टियर 2 अकाउंट वो ही मेंबर खोल सकते हैं जिन्होंने टियर 1 अकाउंट खोला हो। अब ये टियर 1 अकाउंट में आपके पास 2 चॉइस हैं, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस वो होती है जहां पर आप डिसाइड करते हैं कि आपको
किस असेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करना है। और ऑटो चॉइस, इसमें आपकी एज के हिसाब से और आपने कौन सा प्लान लिया है, आपका एलोकेशन इक्विटी डेट के बीच में ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। यानी कि स्कीम का जो मॉडल है कि एज जैसे बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आपका एलोकेशन इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कम होता जाएगा। यहां पर आपका पैसा 4 तरह के असेट्स में डिवाइड होता है। ए यानी कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ई यानी कि इक्विटी क्लास, सी कॉर्पोरेट बॉन्ड, यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को छोड़कर बाकी दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और जी यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आपका जो पैसा है वो थोड़ा पैसा इक्विटी में, थोड़ा डेट यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में, थोड़ा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और थोड़ा पैसा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में डिवाइड होता है। यहां पर इक्विटी में मैक्सिमम 75% तक कंट्रीब्यूट किया जा सकता है इनिशियल स्टेज में। हालांकि जो इक्विटी एलोकेशन है 75%, ये 50 इयर्स की एज के बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और 60 इयर्स की एज होने पर इक्विटी एलोकेशन मैक्सिमम 50% ही रहेगा। क्योंकि ये एक रिटायरमेंट स्कीम है, इसके लिए यहां पर ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का ख्याल रखा गया है। क्योंकि इक्विटी में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, इसके लिए ये ध्यान रखा गया है कि जैसे एज अधिक हो तो उस वक्त इक्विटी में एलोकेशन कम हो जाए। इसके अलावा यहां पर दूसरी चॉइस है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में आपके पास 3 ऑप्शन हैं, अग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। ये अग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव कोई भी ऑप्शन आप लें, ये एज के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपका एलोकेशन इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना रहेगा। जिन लोगों को मार्केट की अच्छी जानकारी है, जो अधिक रिस्क लेकर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए एक्टिव चॉइस एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जिन लोगों को मार्केट की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, या फिर जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर डे टू डे इसको मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ऑटो चॉइस एक अच्छा विकल्प है, और अपने रिस्क को समझते हुए अग्रेसिव, कंजर्वेटिव या मॉडरेट ऑप्शन यहां पर लिया जा सकता है। एनपीएस में रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। एनपीएस में जैसा मैंने बताया कि आपका जो पैसा है वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या बॉन्ड मार्केट हो या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पर अंडरलाइंग असेट्स जिस तरह का परफॉर्मेंस देंगे उस हिसाब से इस पर आपको रिटर्न मिलेंगे। लेकिन यहां पर जो एक्सपेंस है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से आपके हाथ में रिटर्न्स अच्छे आते हैं। आप यहां पर चार्ट देख सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम को डिफरेंट फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, तो मैंने यहां पर सभी फंड मैनेजर्स की पास्ट परफॉर्मेंस आपको दिखाई है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एसबीआई पेंशन फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड या फिर दूसरे पेंशन फंड मैनेजर्स, उनकी परफॉर्मेंस जब आप देखते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि वो इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड यानी कि ई, सी, जी एंड ए 4 तरह के असेट क्लास को मैनेज कर रहे हैं, और चारों असेट क्लास के परफॉर्मेंस डिफरेंट हैं। ऑब्वियसली इक्विटी का परफॉर्मेंस अलग होगा और डेट का परफॉर्मेंस अलग होगा। लेकिन यदि आप देखें कि एक फंड मैनेजर से दूसरे फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस सेम असेट क्लास में वो भी आपको डिफरेंट दिखाई देगा। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फंड मैनेजर चूज करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप ये डिसाइड कर सकते हैं, और बाद में भी आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको कभी चेंज करना हो तो फंड मैनेजर चेंज करने की सुविधा आपके पास उपलब्ध है। यदि आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर लेना होगा, और एक व्यक्ति
केवल एक ही PRAN यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर रख सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति का एनपीएस में एक से अधिक अकाउंट नहीं हो सकते। एनपीएस का अकाउंट आप सरकारी या प्राइवेट बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास या बहुत सारे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके लिए पॉइंट ऑफ सर्विस की सुविधा देते हैं, पॉइंट ऑफ सर्विस बने हुए हैं, यानी कि बहुत सारी जगह पर यह अकाउंट खोला जा सकता है। उसके अलावा आप ENPS के द्वारा ऑनलाइन अकाउंट भी खोल सकते हैं। आप अगर PFRDA की वेबसाइट पर जाएं या फिर आप NSDL की वेबसाइट से इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। NSDL और कार्वी फिनटेक ये दो कंपनीज हैं जो आपको ENPS अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो आप ऑनलाइन जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं और फिर वहां पर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपका जो एक टियर 1 अकाउंट है, जो कि मैंने बताया कि पेंशन अकाउंट है, उसके अंदर अकाउंट खोलते समय मिनिमम 500 रुपीज से अकाउंट खोला जा सकता है और एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 1000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने होंगे। यहां पर कोई अपर लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक साल में कम से कम 1000 रुपीज आपको यहां पर कंट्रीब्यूट करना होगा। यदि आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 1000 रुपीज कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और फिर आपको 500 रुपीज यहां पर कंट्रीब्यूट करके ही अपना अकाउंट दोबारा से एक्टिव कराना होगा। ये जो टियर 2 अकाउंट है, जो कि एक मैंने बताया म्यूचुअल फंड की तरह एक अकाउंट है कि कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं। इस टियर 2 अकाउंट में अकाउंट खोलते समय मिनिमम 1000 रुपीज से आपको अकाउंट खोलना होगा, लेकिन यहां पर एक बार अकाउंट खोल दिया तो आपके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि आप कितना पैसा वहां पर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम कितना करना होगा। अब जब चाहें तब वहां पर पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जब चाहें आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो ये टियर 1 अकाउंट है, ये पेंशन अकाउंट है, यहां से विड्रॉल के लिए लिमिटेड चॉइस है। यानी कि यदि 60 इयर्स की एज से पहले आप यहां से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 20% ही लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी का 80% जो आपका कॉर्पस है वो आपको एन्युटी में कन्वर्ट करना होगा। एन्युटी में कन्वर्ट यानी कि जो पैसा है उसको आपको किसी IRDA अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करना होगा और वहां से आपको पेंशन मिलेगी। 60 इयर्स की एज के बाद आप 60% लमसम विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का 40% आपको एन्युटी में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि किसी भी IRDA अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी जो कि एन्युटी प्रोवाइड करती है उसके पास इस पैसे को आपको ट्रांसफर करना होगा, जो भी स्कीम एलिजिबल होगी उसमें। 60 इयर्स की एज से पहले कुछ सर्टेन कंडीशन में 25% लमसम पैसा विड्रॉ किया जा सकता है अपने कंट्रीब्यूशन का। स्पेशल कंडीशंस लाइक कि किसी डिपेंडेंट की मैरिज है, बच्चों की हायर एजुकेशन है, घर बनाना है, कोई लोन लिया हुआ है घर बनाने के लिए उसको रीपे करना है, ऐसी, या फिर कोई गंभीर बीमारी खुद या फिर किसी फैमिली मेंबर को अगर है तो उस केस में 25% जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका 25% विड्रॉ किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर 60 ईयर्स से पहले अगर आप स्कीम बंद करके और पैसा विड्रॉ करना चाहें तो सिर्फ 20% ही लमसम विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन 60 ईयर्स के बाद 60% आप लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का जो 40% है वो आपकी पेंशन में कन्वर्ट होगा। 70 ईयर्स की एज के बाद पूरा पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। अब बात करते हैं एनपीएस पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स की। जब आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो यहां पर आपको दो तरह से टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। पहला तो यह है कि आपकी सैलरी का 10% यदि कंट्रीब्यूट हो रहा है एनपीएस में, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप अपने आप अपनी एनुअल इनकम का 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको अंडर सेक्शन 80C(1) के तहत
टैक्स में छूट मिलेगी, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस डिडक्शन की जो लिमिट है वो 1,50,000 की है और ये 80C की जो लिमिट है 1,50,000 उसी के साथ में क्लब होगी। तो अक्सर देखा जाता है कि 1,50,000 की जो लिमिट है वो आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट के द्वारा पहले से ही एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, क्योंकि आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं या फिर आपने कोई लोन लिया है उसका आप प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर रहे हैं, बच्चों की स्कूल फीस है या फिर आप पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो इस तरह के कंट्रीब्यूशन से आपकी 1,50,000 की जो लिमिट है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। लेकिन उसके बाद भी आपको यहां पर 50,000 रुपीज का एडिशनल डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C(1)(b), यानी कि यदि आपकी 1,50,000 की पूरी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है तो भी आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करके 50,000 रुपीज का एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप सोचिए यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, आपको पता है जब 30% टैक्स ब्रैकेट की बात करते हैं तो 30% टैक्स के साथ 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है, यानी कि 15,000 रुपए से भी अधिक आपका टैक्स बच जाएगा 50,000 रुपीज कंट्रीब्यूट करके एनपीएस में, यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं। तो ये तो बात थी कि जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एनपीएस में तब, लेकिन जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे तब उस पैसे पर टैक्स किस तरह से लगेगा। आप 60 इयर्स की एज होने पर 60% तक जो लमसम पैसा विड्रॉ करते हैं उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन बाकी का जो 40% आपका पेंशन में कन्वर्ट होगा वो पेंशन आपकी टैक्सेबल होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पेंशन कितनी आ रही है और आपकी टोटल इनकम कितनी है। यदि आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो फिर आपको इस पर भी टैक्स नहीं पे करना होगा, लेकिन यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से आपको पेंशन पर टैक्स चुकाना होगा। दोस्तों एनपीएस में रिटर्न की गारंटी नहीं है, यहाँ पर डिपेंड करेगा कि जो अंडरलाइंग असेट हैं वो समय समय पर किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाए और उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो आप रिटायरमेंट के वक्त कितनी पूंजी जुटा सकते हैं और उस पूंजी पर आपको कितनी पेंशन मिल सकती है। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों मेरे हिसाब से पेंशन के लिए एक अच्छी स्कीम है। यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर ये स्कीम आपके लिए एक पेंशन का अच्छा विकल्प बन सकती है। इसीलिए हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपको प्लानिंग करनी चाहिए और किस तरह से एनपीएस से आप अच्छी पेंशन पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक इसको आप शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय हिंद।